हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में फॉर्मली। तो जो भी कंसेप्ट रिलेटेड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से उनके बारे में हम बात करेंगे, बट ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर कंसेप्ट सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हायरार्की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन वे ऑफ डूइंग साइंस, मशीन लर्निंग इज वन वे ऑफ डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स इज इन सम सेंस सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब हम जो फोकस करने वाले हैं ये और नेक्स्ट लेक्चर में वो लर्निंग है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है कि जो भी इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट हमें गिवन है उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन हमें पता है, राइट। जैसे कि वो हमने एग्जांपल लिया कैट की इमेज का, तो हमें पता है कि उसका एक्चुअल आंसर कैट है, राइट, डॉग नहीं है, राइट। तो हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया जा रहा है उसका करेक्ट क्लास, उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करना चाहे तब हमें हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा है वो उसको हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्ट सेट। ट्रेनिंग सेट का यूज करेंगे हम लर्निंग के लिए, और टेस्ट सेट में हम चेक करेंगे हमारा मॉडल कितना अच्छा बना है, राइट। इट्स लाइक आपने पूरे सेमेस्टर मेहनत की, राइट, वो आपकी ट्रेनिंग हो गई और फाइनली एक एग्जामिनेशन होगी जिसके जरिए पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। और जैसे कि जो लर्निंग हम करेंगे मतलब वो आप रिपीटेडली कर सकते हो, राइट। लेट्स से ये वीडियो को आप रिपीटेडली देख सकते हो, बट जो एग्जाम होगी वो आप एक ही बार उसमें आप अपीयर कर पाओगे, राइट। तो ये डिफरेंस रहता है ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में। और यूजुअली 70-30 का स्प्लिट रहता है कि 70% डेटा आप ट्रेनिंग में रखो, 30% जितना डेटा आप टेस्टिंग में रखो, राइट। और टेस्ट सेट के जरिए आप पता लगाओगे कितना अच्छा आपका मॉडल है। अब हम जिस प्रॉब्लम पे वर्क करने वाले हैं वो डेटा सेट है एमनिस डेटा सेट। ये हैंड रिटन डिजिट्स का डेटा सेट है। जैसे कि आप अलग अलग इमेजेस देख पा रहे हो इसमें हैंड रिटन डिजिट्स की रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, और आप देख पा रहे हो हैंड रिटन है तो 0 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 1 के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मॉडल पता लगा के दे कि कोई भी हैंड रिटन इमेज है ये डेटा सेट में से वो कौन से डिजिट की है, राइट। लेट्स से ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, लेट्स से ये वाला अगर इनपुट में है तो वो हमें बताए कि ये 6 है, राइट। इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन 6 है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मली देखेंगे कि कैसे ये टास्क हम अचीव करेंगे, एंड वो भी काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। उससे पहले हमें समझना होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के सारे बेसिक कंसेप्ट, तो जो इस लेक्चर का मेन फोकस है। अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, जैसे 7 के केस में स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ऐसी डायगोनल लाइन होगी, फिर वो दोनों एक जगह पे मीट करेंगे, राइट। फिर ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये सारी चीजें हमारा मॉडल लर्न करेगा। नेक्स्ट, ये इमेजेस जो है वो 28x28 साइज की है, इसलिए हमारा इनपुट साइज हो जाएगा 784 डिफरेंट वैल्यूज, और आउटपुट में हमारे पास 10 वैल्यूज होगी। हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ये कौन सा नंबर है। लेट्स से मेरा डोमिनेंट आंसर आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है, ये सारे न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे, ये न्यूरॉन ही फायर हो रहा है। फायर हो रहा है मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू मुझे दे रहा है, लेट्स से ये 1 दे रहा है, बाकी सारे 0 दे रहा है, ऐसा समझते हैं अभी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी इनपुट आपने प्रोवाइड किया था वो हैंड रिटन डिजिट 5 था, राइट। तो इसलिए हमारे पास टोटल 10 क्लासेस है 0 to 9, राइट। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में 10 वैल्यूज है, और इनपुट में हमारी इमेज है 28x28 की, इसलिए 784 न्यूरॉन्स रहेंगे इनपुट में। अब ये समझते हैं कि आइडिया आया कहाँ से, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन है उनके साथ कनेक्टेड होती है डेंड्राइट। डेंड्राइट से वो इनपुट्स लेते हैं अलग अलग टाइप के, एक टाइम पे बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, जैसे कि अभी आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, ये जो स्लाइड्स है उनको देख पा रहे हो, आप साथ में कुछ और भी सोच रहे होंगे मे बी। वो सारे इनपुट्स आपके एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं, और फिर आप क्या करोगे, एक थ्रेशोल्ड लगाओगे। अगर आपको लगेगा कि ये लेक्चर बहुत बोरिंग है तो आप अभी स्किप कर दोगे कुछ पार्ट्स इसके, या फिर आप कुछ दूसरा टास्क करने लगोगे। आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसको वापस से फिर से देखो, उनके रिलेटेड बायोकेमिकल प्रोसेसिंग ब्रेन में होती है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आप क्या परफॉर्म करोगे, राइट। कौन सी एक्शन आप परफॉर्म करोगे नेक्स्ट, राइट। सेम चीज हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। 100% तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते,
बस इसके जो मेन आइडिया है वो हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। मेन आइडिया है कि वो इनपुट्स लेता है अलग 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 डेंड्राइट से, और कुछ प्रोसेसिंग करके अगर कुछ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया तब वो कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और वो आपको बहुत ही बोरिंग लगी तो आप डिसाइड करोगे ये नहीं देखनी, कोई और देखते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो एक थ्रेशोल्ड आपने रखा हुआ होता है, वो थ्रेशोल्ड से कम या ज्यादा कुछ वैल्यू है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो सेम आइडिया हम परसेप्ट्रॉन में अप्लाई करते हैं। ये वर्ड आया 1960s में। आइडिया है कि आपने एक इनपुट लिया, अलग अलग इनपुट्स है आपके पास, हर अलग अलग इनपुट को आप अलग अलग इंपॉर्टेंस दोगे। वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, ये इंपॉर्टेंस है कि कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप अलग अलग इनपुट को, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। इनपुट 1 इंटू उसका इंपॉर्टेंस, इनपुट 2 इंटू उसका इंपॉर्टेंस, इनपुट 3 इंटू उसका इंपॉर्टेंस, इनपुट 4 इंटू उसका इंपॉर्टेंस। सो बेसिकली इस हिसाब से इक्वेशन बनेगी I1W1, और इन सब का समेशन करोगे I2W2, I3W3, राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड इनपुट 4W4, इन सब का समेशन होगा। और फिर आपने एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया होगा कि इफ दिस समेशन इज ग्रेटर देन 0 देन यू विल डू समथिंग, अदरवाइज यू विल डू समथिंग एल्स, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली ये नोटेशन थोड़ा एब्यूज हो गया, मल्टीप्लीकेशन साइन चली गई, और जो वेट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो डिसाइड करेगी ओवरऑल मॉडल कैसे वर्क करेगा, वो अब यहाँ पे एरो पे चला गया। और उसके अलावा एक बाय डिफॉल्ट इनपुट बायस भी रहता है, राइट, उसको एक सेपरेट इनपुट आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब यही मैंने समझाया वही है कि अगर वो कुछ थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो आप कुछ टास्क परफॉर्म करोगे, अदरवाइज आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे, लाइक ऐसे समझ सकते हो आप। और ये नोटेशन और ज्यादा एब्यूज हुआ। अब आप आगे देख पा रहे हो कि वो मल्टीप्लिकेशन साइन चली गई, और ये जो हमने एरोस के ऊपर लिखा हुआ था वेट्स, वो भी अब चले गए। जो वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये न्यूरॉन में, वो ही अब गायब हो गया है उसके। तो यूजुअली अब आप डायग्राम्स देखोगे तो न्यूरॉन का डायग्राम ऐसा आएगा, इनपुट, इन सारे इनपुट से, और फिर उनका कुछ एग्रीगेशन कर दिया और फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ऐसा देखो आपको माइंड में इमेजिन करना है एक्चुअल में ये चीज हो रही है, और जब भी आप इसको देखो आपको वापस जाके इमेजिन करना है कि ये इनपुट्स और वेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो ये बात हुई एक न्यूरॉन की। अब आपने बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़ के न्यूरल नेटवर्क बना दिया। और एक और कंसेप्ट होता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर का। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट क्लास में यूज करने वाले हैं, इसलिए अभी मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जस्ट ब्रीफली समझेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। सो एक होता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर का मतलब है कि लेयर 2 फुल्ली कनेक्टेड लेयर है। क्यों? क्योंकि लेयर 2 के सारे न्यूरॉन्स प्रीवियस लेयर के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे ये पहला वाला ये 3 के साथ कनेक्टेड है, दूसरा वाला ये 3 के साथ कनेक्टेड है, तीसरा वाला इन 3 के साथ कनेक्टेड है, एंड चौथा वाला भी ये 3 के साथ कनेक्टेड है। देयरफॉर इट्स कॉल्ड फुल्ली कनेक्टेड लेयर। ये ओवरऑल लेयर वाइज कैसे हमारा इनपुट टू आउटपुट हम जाएंगे न्यूरल नेटवर्क में, वो बताया हुआ है कि जैसे इनपुट्स जाएंगे फर्स्ट लेयर 1 में, देन उनके वेट्स जाएंगे लेयर 2 में, देन फाइनली लेयर 3 पे हमें आउटपुट्स मिलता है, राइट। कितने भी लेयर्स हम रख सकते हैं, ये जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जरूरी नहीं कि हमारे पास 3 ही लेयर हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में एक रहता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको 0 कर दो, और पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रखो। और उसके अलावा स्टैंडर्ड सिग्मोइड फंक्शन और 10H फंक्शन भी रहते हैं, जिनका ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। सो वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुझे इक्वेशन के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम ऑफ 0, इनपुट। सो अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो मुझे आंसर में 0 मिलेगा, और अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मुझे आंसर में वही इनपुट मिलेगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर में वही इनपुट मिलेगा, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो मुझे 0 मिल जाएगा। सो दैट्स द आइडिया ऑफ वैल्यू फंक्शन। फिर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, आउटपुट न्यूरॉन ऐसा कुछ दे रहा है 5, 12, 13, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन डोमिनेटिंग है अगर गैप बहुत ही कम रहे तो। इसलिए प्रोबेबिलिटी निकालना जरूरी है, जिससे मुझे पता रहे कि मेरा न्यूरल नेटवर्क क्या कहना चाह रहा है, कौन सा क्लास मुझे प्रेडिक्ट होके आ रहा है। उसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास हो तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो नंबर्स का समेशन 1 होगा, तो इससे मुझे रिलेटिव कंपैरिजन में आसानी रहेगी। जैसे कि ये आंसर मिला 0.6, ये आंसर मिला लेट्स से 0.1, और ये आंसर मिला 0.3। तो इन
तीनों का समेशन करूं तो 1 हो रहा है, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ए की, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा न्यूरल नेटवर्क बोल रहा है कि ये क्लास ए में है, राइट। सो ये प्रोबेबल, बट ह्यूमन ब्रेन काफी पावरफुल है, और हम इसको प्रोबेबिलिटी निकालने का काम सॉफ्टमैक्स करेगा। जो स्कोर आएगा उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का। जैसे 5 आया है तो न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 12 प्लस 13 कर देगा सॉफ्टमैक्स फंक्शन। अगर ये 12 आया तो सॉफ्टमैक्स क्या कर देगा, 12 डिवाइड बाय 5 प्लस 12 प्लस 13, और ये 13 को 13 डिवाइड बाय 5 प्लस 12 प्लस 13। सो इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और फिर आसानी रहेगी चेक करने में कि क्या आंसर आ रहा है हमारा। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी हमारा नेटवर्क लर्न करेगा। सो लेट्स से ये प्रेडिक्ट होके आ रहा है कि हमें ये बोल रहा है कि P1 P2 हमारा आंसर है, राइट। P1 लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कैट का ही एग्जांपल लेते हैं कि कैट और डॉग दो में से एक चीज होगी, जो भी इमेज है वो, ठीक है। और हम प्रिडिक्ट करके बोल रहे हैं कि लेट्स से 70% चांस है कि ये कैट है और 30% चांस है कि ये डॉग है, बट एक्चुअल आंसर ऐसा है कि ये डॉग है, राइट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक वेक्टर हमारे पास ये है 0.7 0.3, और एक लेबल के ऊपर से हम एक वेक्टर बनाएंगे, क्योंकि ये डॉग की इमेज है तो एक वेक्टर हमारे पास, ये कैट नहीं है तो कैट के सामने मैं 0 लिख दूंगा, डॉग के सामने मैं 1 लिख दूंगा। इसे 1 हॉट एनकोडिंग बोलते हैं। जल्दी मैं बताऊंगा कि लेबल को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, वो सिंपल प्रोसेस का बड़ा नाम है जिसको बोलते हैं 1 हॉट एनकोडिंग। और अब दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम हो गई, तो अब हम इन दोनों के बीच में गैप निकाल सकते हैं, मतलब एरर निकाल सकते हैं कि ये हमें चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट आवर मॉडल इज गिविंग। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है वो हमें बताएगा कोई एरर फॉर्मूला, वो होगी हमारी एरर, और फिर वो एरर की इंफॉर्मेशन हम बाकी सबको देंगे। जैसे हमने कैट वाले एग्जांपल में देखा था कि बाकी न्यूरॉन्स, बाकी टीम मेंबर्स को हम बताएंगे कि ये गलत किया है, अब उसको सही करो, और वो सही करते जाएंगे बार बार। ये एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे तो एरर कम होती जाएगी, और फाइनली हम ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे एरर मिनिमम है, और वो वहां फिर हम मॉडल को रन करने से रोक देंगे, और अब फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केस। ये आइडिया रहता है। सो 1 हॉट एनकोडिंग ऑलरेडी मैंने बताया कि ये क्यों चाहिए, कि लेट्स से मेरे पास ये क्रेयॉन कलर्स के जो ओरिजिनल कलर्स थे, राइट, बेसिक कलर्स, उसमें 8 कलर्स का पैक आया था, तो उनके वो क्लासेस है लेट्स से हमारे। तो हमें क्या करना है कि इनको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल क्लास है उसके सामने 1 लिखेंगे, बाकी सबके सामने 0 लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे तभी हम हमारा जो प्रिडिक्ट होके आ रहा है और जो हमारा एक्चुअल आंसर है उन दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे। इसके लिए हमें 1 हॉट एनकोडिंग करना जरूरी है, राइट। हमें कन्वर्ट करना होगा जो हमारा लेबल है उसको वेक्टर में, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट के साथ। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है 1 हॉट एनकोडिंग का। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था कैट और डॉग का, कि अगर कैट होगा तो मैं 1 0 लिखूंगा, अगर डॉग होगा तो मैं 0 1 लिखूंगा। ये मेरा एक्चुअल हुआ, और ये एक्चुअल को फिर मैं कंपेयर करूंगा मेरे जो आंसर आ रहा है मॉडल के जरिए उसके साथ, राइट। सो दिस इज माय एक्चुअल, और इसको मैं कंपेयर करूंगा मॉडल में जो भी आंसर आया है उसके साथ, और फिर इन दोनों के बीच में गैप निकाल कर फिर मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट होता है कि हम अलग अलग वेट्स होते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो कौन से वेट कॉम्बिनेशन पे हमारा एरर मिनिमम आ रहा है वो कैसे पता लगाए, तो उसके लिए हम ये मेथड फॉलो करेंगे, फॉलोइंग द ग्रेडियंट। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक एरर कर्व है, अलग अलग वेट कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एरर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई, यहाँ पे प्लॉट की हुई है, राइट। और अब क्या होगा कि हमें ऐसी जगह पे जाना है जहां पे एरर मिनिमम है, राइट। सो हम क्या करेंगे, लेट्स से इस पर्टिकुलर सरफेस पे हम पानी की बूंदे डालते हैं, और पानी जहां पे स्टेबल होगा, बूंदे जहां पे स्टेबल होगी वहां पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि वो सरफेस फ्लैट होगी और उससे नीचे हम नहीं जा सकते। अदरवाइज हम ये जो भी इसका स्लोप है वहां पे पानी बहता रहेगा, और वो पानी जहां पे सेटल होगा उससे नीचे तो हम नहीं जा पाएंगे। सो दैट इज नथिंग बट अवर ग्लोबल मिनिमा। सो ये आइडिया रहता है ग्रेडियंट का, राइट। सो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये अगर एरर सरफेस है मेरी, तो हमें जाना होगा ये बॉटम ऑफ द वैली, राइट, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में हाईलाइट की हुई है। तो इसके इसमें हम अलग अलग टेक्निक का यूज करेंगे, जल्दी उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हम एग्रेसिवली जा सकते हैं ये बॉटम ऑफ द वैली की तरफ, और कैसे हम स्लोली जा सकते हैं। एग्रेसिवली गए तो क्या दिक्कत है, स्लोली गए तो क्या दिक्कत है, वो चीजें अभी हम जल्द डिस्कस करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बैक प्रोपोगेशन। ये ऑलरेडी हमने देखा कि ये हमारा एक्चुअल लेवल है, और ये कुछ प्रिडिक्ट होके आया। सो लेबल एक्चुअल वर्सेस जो प्रिडिक्ट होके आया, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एरर हमें बताएगा, और ये एरर की इंफॉर्मेशन हम सारे न्यूरॉन्स को देंगे ताकि वो अपना वेट्स एडजस्ट कर पाए। ये आइडिया रहता है बैक प्रोपोगेशन का। ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि आइडिया क्या है कि एरर निकाल दी हमने। अब वो एरर किस काम की, अगर उसको
एरर को अगर हम सुधार नहीं पाए, तो सुधारने के लिए हम एरर की सेंसिटिविटी P1 के प्रति कितनी है वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेंगे, फिर P2 के प्रति कितनी है वो प्रोपोगेट करेंगे, फिर P1 P2 अपने पिछले लेयर में जाएंगे, ये 3 न्यूरॉन्स को बताएंगे कि आप अपना वेट्स मॉडिफाई करो, वो उसके अगले न्यूरॉन्स में अगले लेयर में जाएंगे, वहां पे बताएंगे वो सबको कि भाई आप अपना वेट्स मॉडिफाई करो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जब तक सारे न्यूरॉन्स कवर नहीं हो जाते। तो ये आइडिया रहता है बैक प्रोपोगेशन का, कैरियर की इन्फॉर्मेशन आप प्रोपोगेट कर रहे हो आगे। नेक्स्ट रहता है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का आइडिया है कि आप कितने एग्रेसिवली जाते हो मिनिमा की तरफ। अगर आप लर्निंग रेट बहुत ज्यादा रखोगे तो वेट्स आपके बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गए, और हो सकता है कि आपने मिनिमम मिस भी कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आप लर्निंग रेट बहुत ज्यादा रखो तो वेट में आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो, तो फिर मिनिमम मिस हो गया, वैसा भी हो सकता है। अगर आप बहुत छोटा रखोगे तो आप मिनिमा तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो समथिंग इन बिटवीन मस्ट बी देयर, राइट। सो वो यूजुअली हम 0.001 उसके आसपास लगते हैं लर्निंग रेट। ये हाइपर पैरामीटर मतलब ऐसे पैरामीटर्स जो यूजर सेट कर सकता है, राइट। एक होता है ईपोक मतलब इटरेशन, तो कितने इटरेशन हमारा मॉडल वर्क करेगा, वो एक हाइपर पैरामीटर है। एक हम हाइपर पैरामीटर हमने देखा एक्टिवेशन फंक्शन, जिसमें हमने वैल्यू देखा, सिग्मोइड देखा, 10H देखा। एक और हाइपर पैरामीटर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है ये लर्निंग रेट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है अगर मैं लर्निंग रेट 0.5 रख रहा हूँ। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनिमा के कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, और ये बताया हुआ है कि एरर में क्या चेंज हो रहा है। जैसे एरर पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, राइट। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, बहुत कम हुई, फिर वापस बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, राइट। सो हमें स्टेबल होना है, एरर 0 के पास जाए वैसे करना है कुछ। जैसे यहाँ पे अगर मैं बहुत कम रख रहा हूँ तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ मिनिमा की तरफ, थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूँ तो मैं मिनिमा की तरफ पहुंच रहा हूँ, फिर थोड़ा सा ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑसिलेट हो रहा है, वो मिनिमा तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके इधर उधर जा रहा है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, वैसे चल रहा है, बट ऑसिलेट हो रहा है ज्यादा यहाँ पे। तो ये हमको फाइन ट्यून करना होता है, जरूरी नहीं कि मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू पे हमेशा हमें मिनिमम मिल जाए, वो डेटा टू डेटा वेरी करेगा ये वैल्यू भी, इसलिए उसको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। और लॉस अलग अलग ऑप्टिमाइजर के अलग अलग होते हैं, और यूजुअली हम प्रेफर करेंगे एडम ऑप्टिमाइजर जो हमें मिनिमा तक ले जाने में हेल्प करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, वो है कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है, लेट्स से कैट वाला ही एग्जांपल लेते हैं, और लेट्स से हमारे ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, जब भी कैट है तो कैट सोफा पे बैठी हुई है, लेट्स से, ओके। सो अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि मॉडल ने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसकी एक्यूरेसी तो बहुत बढ़ गई। वो क्या कर रहा है कि अब वो कैट को नहीं देख रहा है, अब वो सोफा को देख रहा है, और सोफा प्रेजेंट है तो बोल देगा कि इमेज है कैट की। सो इससे ट्रेनिंग में तो चल गया, बट जब हम टेस्टिंग में जाएंगे तब ऐसा भी हो सकता है कि वो सोफा पे कैट ना हो के डॉग हो, पर फिर भी अपना मॉडल फोकस करेगा सोफा पे और वो बोल देगा कि कैट है। सो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। अब क्या हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मॉडल चीटिंग करने लग गया, और वो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो उतनी रिलेवेंट नहीं है प्रॉब्लम के लिए, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि सोफा, राइट। और इसको ये तो मतलब काफी परेशानी वाला इश्यू है, क्योंकि अब क्या होगा कि आपका ट्रेन करोगे तब तो आपको लगेगा कि नहीं मॉडल काफी अच्छा है, पर टेस्ट करोगे तब आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होता है ड्रॉप आउट का। ड्रॉप आउट का मतलब है कि आप, जैसे मेरे पास 10 न्यूरॉन्स है और ड्रॉप आउट में लग रहा हूँ 0.3, तो मतलब 30%, 3 न्यूरॉन्स को रैंडमली आप वो इटरेशन में हटा दोगे और नेक्स्ट इटरेशन में वापस रख दोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये चीटिंग करने वाले न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं जो सोफा पे फोकस कर रहे हो। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कर रहे हैं कि कोई हमारा मॉडल बैलेंस है, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे कोई पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया कोई पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को, तो वो न्यूरॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, और उस वजह से ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आता रहेगा हमारे पास। तो अगर हम उनका कनेक्शन ही हटा दे, उनका ओपिनियन ही हटा दे कुछ इटरेशंस के लिए, तो क्या होगा कि आपका जो वेट है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जिससे ओवरफिटिंग हो, राइट। सो ये एक उसका सॉल्यूशन हुआ ड्रॉप आउट। उसके अलावा एक और एरर होती है जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन मतलब ये जो कोर्स है उसमें मैंने मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, हर एक मॉड्यूल के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है क्विज का। अब कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि कोर्सेरा, उसमें क्या रहता है कि क्विजेस को आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहो उतनी बार आप रीअपियर कर सकते हो उसमें, राइट। तो उसको बार बार आप ट्राई कर सकते हो। तो इट्स लाइक एन एग्जाम विच यू कैन गिव मल्टीपल टाइम्स, राइट, फॉर विच यू कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स। तो छोटा सा कुछ आपने पढ़ा, उसके ऊपर एक एग्जाम आई, तो और उसमें आपने कुछ स्कोर किया,
फिर चाहिए तो आप उसको वही एग्जाम को दोबारा भी आप अपीयर कर पा सकते हो। तो उस टाइप की जो रिवीजन क्विज होती है, राइट, जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर पा रहे हो, उसको आप बोल सकते हो वैलिडेशन, राइट। वो भी एक टाइप की टेस्ट ही है, बट ये इस टाइप की टेस्ट है कि जो जिसमें आप नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड वैलिडेशन। सो अब हम तीन पार्ट में सोच सकते हैं डेटा को डिवाइड करने का। पहला सेगमेंट रहेगा ट्रेनिंग का, दूसरा सेगमेंट रहेगा वैलिडेशन का, और तीसरा सेगमेंट रहेगा टेस्टिंग का। उसके अलावा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे थे बैक प्रोपोगेशन की, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ एरर। सेंसिटिविटी ऑफ एरर का मतलब है कि हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि वेट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है या कम करना है, राइट, वो कैसे उसको फाइन ट्यून करना है, प्लस प्लस करेंगे थोड़ा सा या माइनस करेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है बैक प्रोपोगेशन में। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सारी चीजों का। सो मेनली हम कंसिडर करेंगे एमनिस डेटा सेट, और एमनिस डेटा सेट के ऊपर हम क्लासिफिकेशन अप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट्स है उसको क्लासिफाई करेंगे और चेक करेंगे क्या एक्यूरेसी आ रही है, और उसमें हम अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। थैंक यू।